हाँ तो बच्चों, लॉज ऑफ मोशन में हम लोग थे। सेकंड लॉ पे हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया था। सेकंड लॉ में हमने सवाल भी लगाए थे कुछ, ठीक है। तो सेकंड लॉ में एक और टॉपिक बनता है, पहले सेकंड लॉ एक बार रिपीट कर देता हूँ। वी नो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। अच्छा खासा डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर। एफ एक्सटर्नल प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी टी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 होता है, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डीपी बाई डी टी। अब यहाँ पे एक चीज है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो आता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो आता है तो डीपी बाई डी टी क्या हो गया बेटा? जीरो। अच्छा, किस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होता है? कांस्टेंट का। पढ़ाया हुआ है मैथमेटिकल टूल्स में। तो मोमेंटम क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट। अच्छा, मोमेंटम कांस्टेंट हो गया मतलब क्या? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कोई चीज कांस्टेंट होती है मतलब इसका इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम है, तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब एप्लीकेबल है? अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। समझ में आ रहा है? अब आपको लग रहा होगा ये तो फिर आपने लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया, इसमें समझाया क्या? समझाऊंगा जब मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, तब आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। पहली बात मैं आपको बेसिक कुछ एग्जांपल बता देता हूँ क्या क्या है। पहला हो गया रिकॉइल ऑफ गन, ये तुम लोगों को पता ही है, इसे तुम लोग 9th में कर ही चुके हो। रिकॉइल ऑफ गन हो गया या तुम्हारा रॉकेट प्रोपल्शन हो गया। मैं बेसिक आइडिया आपको देता हूँ, बेसिक आइडिया आपको देता हूँ, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट पहले मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लो। ऐसा मान ले कि मैं एक बंदूक लेके खड़ा हूं, मैं एक बंदूक लेके खड़ा हूं, ठीक है। ये बंदूक है, उतनी अच्छी बंदूक नहीं है लेकिन कंसिडर कर सकते हो। अब इसके अंदर एक बुलेट है, ठीक है। तो बंदूक का और गोली इनिशियली दोनों ही रेस्ट में है। जब मैंने बंदूक को होल्ड करके रखा है तो दोनों ही रेस्ट में है। तो पूरे सिस्टम का पहली बात सिस्टम क्या है ये समझो। पहली बात सिस्टम क्या है ये समझो। इस चीज को सिस्टम क्या है वो समझो। सिस्टम वो होता है जिस चीज को हम कंसिडर कर रहे हैं, और सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम मतलब आप क्या क्या चीज को लेकर पढ़ाई कर रहे हो। हम यहाँ पे किस किस को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं? गन एंड बुलेट। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? सुनो, एक बार आपने सिस्टम डिफाइन कर लिया, पहला काम है आपका सिस्टम डिफाइन करना। सिस्टम हम लोग क्या क्या चीज को लेकर पढ़ रहे हैं? बंदूक और गोली को लेकर पढ़ रहे हैं। तो गन और बुलेट हमारा सिस्टम है। तो एक्सटर्नल फोर्स वो होता है जो गन और बुलेट को छोड़ के, सुनना अच्छे से, गन और बुलेट को छोड़ के तीसरा कोई भी चीज फोर्स लगा रहा है, चाहे ग्रेविटी लगाए या तीसरा कोई आदमी आके धक्का लगाए या कोई आके पत्थर मारे या कुछ भी, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम गन एंड बुलेट, any other force which is acting apart from gun and bullet on these two will be considered as external force। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब देखो, जैसे ही गोली बंदूक से चली, क्या हुआ? बंदूक ने गोली को धक्का दिया कि नहीं? तो फोर्स लगा है बुलेट पे किसने धक्का दिया? बंदूक ने धक्का दिया। अंदर में एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल बताता हूँ। ये वैसे भी तुम्हारे काम का है नहीं, पर सुन लो क्या है। इसके थोड़ा सा बड़ा करके अगर मैं डायग्राम बनाऊं, मान तो था कि ये सब डिस्कशन फिजिकल क्लास में करें क्योंकि काफी अच्छा डिस्कशन बनता है। कोई बात नहीं, हर वीडियो में मैं रोता रहूंगा तो कैसे चलेगा, है ना। ये देखो, इसके अंदर एक नली होती है। नली मतलब एक ऐसा होता है, इसका यहाँ पे होलो होता है, ठीक है। ये आपका ट्रिगर होता है, ठीक है। तो ट्रिगर क्या करता है? ट्रिगर मैं समझाता हूँ क्या करता है। ये मान लिया आपका बुलेट है, यहाँ पर ये आपका बुलेट, ठीक है। तो अगर मैं बुलेट को अच्छे से बनाऊं, ये बुलेट है, तो बुलेट का अगर मैं डिजाइन अच्छे से दिखाऊं तो ऐसा होता है बुलेट। और बुलेट के पीछे आप देखना, बुलेट के पीछे का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो एक ऐसा होता है, ऐसा एक चीज होता है। होता क्या है, बुलेट के मोस्ट ऑफ द पार्ट में बारूद भरा हुआ होता है। बारूद भरा हुआ होता है। क्या होता है? बारूद। बारूद मतलब पता ही होगा तुम लोगों को, गन पाउडर कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये जैसे हम ट्रिगर को प्रेस करते हैं, पीछे में एक मैकेनिज्म होता है जो बुलेट के पीछे ये जाके हिट करता है, एकदम ऐसे करके हिट करता है। बुलेट के पीछे बहुत जोर से हिट करता है। तो जैसे बुलेट के पीछे हिट हुआ, यहाँ पे इतना ज्यादा एनर्जी से हिट करता है कि यहाँ पे एक ऐसा झटका सा लगता है कि यहाँ पे जो बारूद है वो ब्लास्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? वो इतना जोर से हिट करता है कि जो बारूद है, वो ट्रिगर का काम है उस बारूद को जलाना।
इतना जोर से वो हिट करता है कि उसमें उसको इतनी एनर्जी मिलती है कि बारूद बर्न हो जाता है, और बर्न इंस्टेंटेनियस होता है, धमाके के साथ होता है। अब जैसे ही बारूद बर्न हुआ, तुम लोग खुद एक बात बताओ, बारूद ओपन जगह में बंद हो रहा है कि कन्फाइंड एरिया में बंद हो रहा है? कन्फाइंड एरिया में बंद हो रहा है। तो जब इस जगह में, अब इस जगह को मैं थोड़ा सुंदर से बनाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी और फील आए। यहाँ पे अगर मैंने बुलेट को बनाया, तुम इमेजिन करो ये बुलेट है, धमाका यहाँ पे हुआ, धमाका यहाँ पे हुआ। जैसे धमाका होगा, जो एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन का नेचर क्या होता है? फैलना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमेंस प्रेशर क्रिएट करता है। एक्सप्लोजन क्या करता है? बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। तो वो प्रेशर को क्या करना चाहता है? रिलीज करना चाहता है। तो रिलीज करने के लिए हर जगह फोर्स लगाता है। तो ये प्रेशर गन के ऊपर भी फोर्स लगाएगा, गन के नीचे भी फोर्स लगाएगा, गन के पीछे भी फोर्स लगाएगा। लेकिन एक बात तो खुद बता, जितने चारों तरफ गन में फोर्स लग रहा है, गन तो भारी है, गन तो मूव करने वाली है नहीं, तो ये बुलेट को इंस्टेंट धक्का मारता है। क्या मारता है? बुलेट को धक्का मारता है। और बुलेट तो मूव कर सकता है, हल्का भी है। तो in order to release the pressure, the bullet moves in the forward direction. And since bullet फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करता है, तो ये नली, ये जो आप जो देख सकते हो पाइप टाइप है, जो हॉलो कैविटी होती है गन, इसको बैरल कहते हैं, गन का बैरल कहते हैं इसको, ठीक है। गन का बैरल क्या करता है? बुलेट को स्ट्रेट पाथ देने में हेल्प करता है, और स्ट्रेट पाथ देने में हेल्प करता है, इसलिए बुलेट स्ट्रेट जाती है। इसलिए आप लोग देख, अब जितना बैरल लंबा होगा उतना ज्यादा बुलेट स्ट्रेट ट्रेवल कर सकती है, क्योंकि वो बहुत टाइम तक स्ट्रेट रही है। तो उसका मतलब बैरल का काम है कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं देना, क्योंकि बैरल अगर छोटा होगा तो बुलेट निकल के टेढ़ा जा सकती है ना, क्योंकि उसको उतना वेलोसिटी स्ट्रेट वाले में मिली नहीं। इसमें क्या करेगा? निकलने से पहले तक बहुत रफ्तार अचीव कर लेगा। तो बहुत रफ्तार अचीव करेगा तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो स्ट्रेट जाने का टेंडेंसी रहेगी इसकी। कंडीशन क्या है? बैरल शुड बी लॉन्ग। इसलिए आपने देखा होगा जो स्नाइपर के बुलेट, स्नाइपर का गन होता है, स्नाइपर, जो लोग थोड़ा बहुत मूवीज देखते हैं या जानते हैं, स्नाइपर गन होता है। स्नाइपर गन क्या होता है? वो बेटा बहुत लंबा बैरल होता है। क्यों? क्योंकि स्नाइपर गन का यूज क्या है? बहुत दूर के डिस्टेंस से मारना। तो बहुत दूर के डिस्टेंस से अगर आप किसी टारगेट को मार रहे हो, तो आपका जो बुलेट है एकदम मैक्सिमम, मतलब उसका क्या कहते हैं, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। लेकिन जो आपका नॉर्मल पिस्टल गन होता है, पिस्टल से आप दूर के उसको मार नहीं सकते। पिस्टल गन का हार्डली रेंज आपका 20-25 मीटर तक होता है। मतलब ऐसा नहीं कि 20-25 मीटर के बाद नीचे जाके गिर जाएगा, मतलब 20-25 मीटर से दूर टारगेट है ना आपका, और आपने गोली चला दी, तो वो टारगेट को लगेगा कि नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बैरल छोटा है ना, तो बुलेट निकल के थोड़ा बहुत टेढ़ा जा सकती है, ठीक है। तो बैरल जितना लंबा होता है उतना अच्छा टेंडेंसी होता है। खैर, ये तो मैंने गन को एक्सप्लेन कर दिया, हम पढ़ा कुछ और रहे थे, डिस्कशन कुछ और हो गया। हालांकि फिजिक्स में यही अच्छा है, यही चीज है फिजिक्स को, जो बाकी सब्जेक्ट से तो नहीं, मतलब कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग बनाती है बहुत ज्यादा, कि हम एक टॉपिक को पढ़ाएंगे लेकिन उस टॉपिक से हम एक छोटा सा फिजिकल लाइफ एक्सप्लेनेशन देंगे, और उसी में खो जाते हैं हम लोग, उसमें गुम हो जाते हैं, एकदम मदहोश हो जाते हैं। एंड दैट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम, एंड दैट शुड हैपन। यही चीज है जो आपका इंटरेस्ट डेवलप करेगा फिजिक्स में। ये डेराइवेशन प्रूफ वगैरह ये सब इंटरेस्ट डेवलप नहीं करते। इंटरेस्ट डेवलप करता है कि हम रियल लाइफ से कैसे चीज को एसोसिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। खैर, वो सब बातें कभी और, अभी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हुआ कि इनिशियल मोमेंटम, मान ले गन का मास mg है और इसका मास mb है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ? मास ऑफ गन इंटू 0 प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू 0। याद रखना, मोमेंटम हम लोग किसका लिखते हैं? सिस्टम का। याद रखना, ऐसे लिख दे इसको, ये चीज बच्चा अक्सर गड़बड़ करते हैं। फॉर होल सिस्टम, पूरा सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है, ठीक है, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो गन और बुलेट को मिला के सिस्टम बनाए, तो गन और बुलेट का मिला के जो सिस्टम है उसका मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो खुद एक बात बताओ, मास ऑफ गन इंटू 0 प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू 0, समझ में आया कि नहीं? जैसे बुलेट फायर हुआ तो बुलेट इस तरफ जाएगा, तो मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, एक बात बता, इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो फाइनल मोमेंटम शुड ऑल्सो बी 0, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। सुन अच्छे से, यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है बताता हूं मैं तेरे को। गन बुलेट पे फोर्स लगा रहा है, बुलेट भी गन में एक फोर्स लगा रहा है, एक्शन रिएक्शन। वो एक्शन रिएक्शन मैंने तुम लोग को पढ़ाया नहीं, वो बाद में पढ़ाऊंगा आगे जाके, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा न्यूटन थर्ड लॉ का, एक्शन रिएक्शन का। गन बुलेट पे फोर्स लगा रहा है, बुलेट गन पे फोर्स लगा रहा है, तो ये सिस्टम आपस में फोर्स लगा रहा है ना, गन बुलेट पे, बुलेट गन पे। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स, दिस इज नॉट एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? गन और बुलेट को छोड़ के कोई और तीसरा पार्टी आके फोर्स लगा रहा है, उससे हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स।
तो यहाँ पे क्या लग रहा है, इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स का तो कोई जिक्र है ही नहीं यहाँ पे। हमें क्या देखना है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है क्या, हाँ एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा, जीरो, क्योंकि दोनों ही पार्टी मूव नहीं कर रही थी, बुलेट गन दोनों ही मूव नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे बुलेट आगे की तरफ मूव करेगी तो मोमेंटम को जीरो रखने के लिए गन शुड मूव इन विच डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो गन का मोमेंटम अगर सॉरी बुलेट का मोमेंटम अगर आगे की तरफ है तो गन का मोमेंटम अगर पीछे की तरफ है तो दोनों का मोमेंटम कैंसिल हो सकता है, और दोनों का मोमेंटम कैंसिल होकर जीरो होता है, दोनों का मोमेंटम कैंसिल होकर जीरो होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इसमें अब और भी बहुत सारा बहुत कुछ चर्चा करने का है, एक न्यूमेरिकल दूंगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हो गया रॉकेट प्रोपोर्शन। रॉकेट प्रोपोर्शन भी कुछ इसी तरीके का है। रॉकेट रेस्ट में रहता है, ये रॉकेट है जो कि रेस्ट में रहता है। तो रॉकेट क्या करता है, इसके अंदर जो फ्यूल होता है, जो रॉकेट फ्यूल होता है, उसको बहुत जोर से मतलब बहुत हाई टेम्परेचर में बर्न करके फ्यूल को नीचे की तरफ धक्का देता है। अच्छा, फ्यूल को नीचे की तरफ धक्का देगा। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम जीरो है। इनिशियल रॉकेट और फ्यूल दोनों का मोमेंटम जीरो है। हमारे पास दो चीजें अभी इस सिस्टम में क्या क्या है, गन और बुलेट था इसमें, अब इसमें क्या है, रॉकेट और फ्यूल। रॉकेट है और उसका फ्यूल है। अब जैसे फ्यूल को बर्न करना शुरू किया तो फ्यूल नीचे की तरफ भागेगा, फ्यूल नीचे की तरफ भागेगा, तो फ्यूल का मोमेंटम डाउनवर्ड हुआ। तो नेट सिस्टम का मोमेंटम जीरो रहे तो रॉकेट किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। यही प्रिंसिपल पे काम करता है। एक बार तेरे को दोबारा समराइज करता हूँ। रॉकेट और फ्यूल इनिशियली रेस्ट पे थे, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। फाइनल मोमेंटम जीरो होने के लिए वो लोग क्या करते हैं, तो जब रॉकेट फ्यूल को बर्न करता है तो फ्यूल नीचे की तरफ जाता है। फ्यूल जब नीचे की तरफ जाता है, फ्यूल जब नीचे की तरफ जाता है तो मोमेंटम को जीरो रखने के लिए रॉकेट किस तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। सेम बात जैसे मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसके ऊपर, याद है गुब्बारा, गुब्बारा गुब्बारे के पीछे से जब हवा निकलती है तो गुब्बारा आगे की तरफ जाता है, वही चीज है। इनिशियली जब हवा नहीं निकल रही थी, यहाँ पे सिस्टम क्या है, गुब्बारा और हवा, गुब्बारा और हवा दो सिस्टम है। हम सिस्टम में हमेशा दो या दो से ज्यादा ही होते हैं चीजें, दो से ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो गुब्बारा और हवा, इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा, जीरो। तो अचानक अगर हवा पीछे निकलने लग गई तो मोमेंटम को जीरो रखने के लिए गुब्बारा आगे की तरफ निकलेगा। समझ में आया कि नहीं? एक और है जंपिंग फ्रॉम बोट, ये थोड़ा आपको समझा देता हूँ, इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। इसके बाद आज की वीडियो में शायद कुछ प्रॉब्लम्स ही करेंगे। अच्छा वो है मतलब इसको आज का जो भी होने वाला है क्लास न्यूमेरिकल्स होगा, ये वर्ड एक्सप्लेन करना है मेरे को। जंपिंग फ्रॉम बोट, जंपिंग फ्रॉम बोट क्या होता है, देखिए ये मान ले एक बोट है, ठीक है, और ये मान ले तेरा वो है नदी का किनारा। अगर एक आदमी यहाँ पे खड़ा है तो अभी सिस्टम क्या है, इंसान और बोट, इंसान और बोट दोनों रेस्ट में है। इंसान और बोट क्या है, दोनों रेस्ट में है। तो अचानक इंसान ने सोचा कि मैं छलांग मारता हूँ, तो इंसान ने छलांग मारा इस तरफ। अच्छा, इंसान और बोट अगर दोनों रेस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो। जैसे इंसान ने इस तरफ छलांग मारा तो बोट मोमेंट सिस्टम के मोमेंटम को जीरो रखने के लिए किस तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो नेट मोमेंटम क्या होगा, जीरो। समझ में आया कि नहीं? देखा भी होगा आपने। आप कोशिश मत करना वरना गिर सकते हो, ठीक है, लेकिन तब भी अगर ट्राई करने से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ट्राई करना कि बोट थोड़ा हल्का रहे, ज्यादा भारी बोट में ये आपको दिखेगा नहीं। ज्यादा भारी बोट में क्यों नहीं दिखेगा, इसके एक्सप्लेनेशन में न्यूमेरिकल के साथ समझाऊंगा आपको। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो बेटा। हाँ तो बच्चों, सवाल आपके सामने है, ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, गन का प्रॉब्लम होता है। तो पहली बात यार मैं हमेशा बताता हूँ यार, डोकू फॉलो करना है। ठीक है, डोकू फॉलो करना, डायग्राम बना लिया, ठीक है, डायग्राम तो बनाना ही बनाना है। ट्राई करो डायग्राम बनाने का हैबिट रखने का। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपका बुलेट है, ठीक है, ऑरिजिन का इसमें जरूरत पड़ता नहीं है, ऑरिजिन का वैसे भी उतना कुछ खास जरूरत पड़ता नहीं, सिर्फ अब उसमें मोशन वाले चैप्टर में पड़ता है। कन्वेंशन मानना पड़ेगा, कन्वेंशन इस तरफ को मान लिया आप पॉजिटिव, इस तरफ को मान लिया आप निगेटिव। ठीक है, चलो उस सब क्या है, उस सब तो दिया हुआ वेलोसिटी वगैरह वही सब होता है। ठीक है, छोड़। अब ये बताया है कि अपने को इनिशियल मोमेंटम क्या है, व्हाट इज इनिशियल मोमेंट, इनिशियल मोमेंट इज मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। क्या होता है आंसर बेटा, जीरो। मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन की, गन भी रेस्ट में, ये जीरो, ये भी जीरो, तो नेट आंसर क्या है, जीरो। अगर फाइनल मोमेंटम की बात करूं, फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इसकी कुछ एक वैल्यू होगी।
इसकी कुछ एक वैल्यू होगी, है ना। मेरे को एक बात बता, एक बात मेरे को बता कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? हाँ, बंदूक गोली पे दबाव डाल रहा है तो दबाव, गोली भी थोड़ा बहुत क्या, जितना दबाव बंदूक डाल रही है गोली पे, गोली भी उतना ही डाल रही है। ये एक्शन रिएक्शन होता है, ये मैं समझाऊंगा आपको न्यूटन थर्ड लॉ में। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो थर्ड पार्टी कोई फोर्स नहीं लगा रही, तो थर्ड पार्टी कोई फोर्स नहीं लगा रही, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो। एक्सटर्नल फोर्स जीरो यानी कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है? जीरो। फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा बेटा? जीरो। मास ऑफ गन कितना है बेटा? 10 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट कितना है बेटा? 100 ग्राम, और वी कैन से 0.1 kg। वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है? जो बुलेट निकली होगी आगे, कितना वेलोसिटी से गई पता? कितना वेलोसिटी से गई बुलेट? 100 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो ये कितना हो गया? 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको इक्वेट करते हैं, तेरा वेलोसिटी ऑफ गन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, वो भी माइनस में। माइनस में आने का मतलब क्या है? यानी कि गन किस तरफ रिकॉइल कर रही है? पीछे की तरफ। वेलोसिटी ऑफ गन कितना है बेटा? 1 मीटर पर सेकेंड। तो गन किस तरफ रिकॉइल कर रही है? पीछे की तरफ। समझ में आया कि नहीं? किस तरफ रिकॉइल कर रही है? पीछे। नेगेटिव का मतलब यही है, और वो पीछे की तरफ ही करना चाहिए, लॉजिकल बात है। अब एक बात बताता हूँ तेरे को, एक्सप्रेशन यही रख दे, मास ऑफ गन, और इसको रख दे मास ऑफ बुलेट, इसको रख दे मास ऑफ बुलेट, और इसको रख दे वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वैसे रख दे। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा जो वेलोसिटी ऑफ गन आ रहा है वो क्या आ रहा है? माइनस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट बाय मास ऑफ गन। तुम यहाँ पे देखोगे, सॉरी इसको यहाँ पे लिखो, यहाँ पे देखोगे तो मास ऑफ गन जो है ये क्या है बेटा? सॉरी, अगर मास ऑफ गन बहुत ज्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगा? बहुत कम। मास ऑफ गन बहुत ज्यादा तो वेलोसिटी ऑफ गन बहुत कम। मास ऑफ गन अगर ज्यादा, यानी कि गन भारी है, बंदूक मतलब बंदूक बहुत ज्यादा भारी है, तो ऑब्वियस सी बात है रिकॉइल वेलोसिटी कम मिलेगी उसको। यहाँ से समझ में आ रहा है अपने को, रिकॉइल वेलोसिटी कम मिलेगी। इसलिए बोला जाता है कि जो भारी बंदूक होता है, जैसे कि स्नाइपर वाले, तो स्नाइपर वाले जब गोली चलाते हैं ना, देखना कि वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम पीछे उड़े जा रहा है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्नाइपर की बंदूक ही बहुत भारी होती है यार। 20-25 kg की तो बंदूक होती है वो। समझ में आ रहा है? तो स्नाइपर की बंदूक बहुत भारी होती है। लेकिन वही शॉटगन की अगर हम लोग बात करें, जो शॉटगन देखा होगा ऐसे करते हैं, रिकॉइल करते हैं, मतलब देखा होगा तुमने, ऐसे पकड़ के ऐसा करके फिर मारते हैं वो। तो शॉटगन कंपैरेटिवली थोड़ा हल्का होता है, स्नाइपर की बंदूक से बहुत हल्का होता है। इसलिए शॉटगन से जब गोली मारते हैं ना, तो बंदूक एकदम पीछे हो जाती है, क्योंकि इसका मास कम है। तो जो बंदूक का मास कम है वो पीछे ज्यादा रिकॉइल होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए बोला जाता है कि जब बंदूक को पकड़े, तो मतलब बंदूक को पकड़ने का भी तरीका सिखाया जाता है मिलिट्री में बहुत ज्यादा, वरना आपके शरीर को सीरियस डैमेज कर सकती है। अगर आपने मान लो अपने शोल्डर में शॉटगन को शोल्डर में रख के ऐसे अचानक से बिना किसी मतलब सपोर्ट के ऐसे फायर कर दिया, आपका शोल्डर डिस्लोकेट हो सकता है, इतना रिकॉइल वेलोसिटी जनरेट होता है। तो मैं आपको एक वो देता हूँ, मतलब आप यूट्यूब में जाओ और नाम क्या है, शॉटगन फेल्स, ऐसे यूट्यूब में टाइप करना, काफी फनी वीडियोस आता है, तो तुमको उसमें प्रॉपर दिखेगा इंसान गोली मारा और बंदूक पीछे की तरफ उड़ के जा रहा है। प्रॉपर दिखने में फनी भी है, लेकिन सीखने का भी बहुत कुछ है। ठीक है, ये सवाल आपके सामने है, ये सवाल आप लोग करें। मास ऑफ बोट दिया हुआ है, मास ऑफ मैन दिया हुआ है, मैं बताता हूँ क्या है। पहली बात, डायग्राम बना लो एक, ताकि आपको भी अच्छी फील आ जाए, मेरे को भी अच्छी फील आ जाए। ठीक है, ये बोट है, ये मान लो नदी का किनारा, ये नदी का किनारा। ठीक है, अभी क्या है, मास ऑफ मैन 60 की, जहां पे 60 kg का एक इंसान है। इंसान कितने वाला? अच्छा, इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा खुद बता? इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? जीरो, क्योंकि इंसान भी रेस्ट में, बोट भी रेस्ट में। फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं। फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ बोट इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस मास ऑफ मैन इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन। ये बता, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? बोट इंसान, जब इंसान बोट से छलांग मारेगा तो इंसान बोट को पीछे की तरफ धक्का देकर छलांग मारेगा, तो वो दोनों आपस में फोर्स लगा रहे हैं, बोट और मैन। लेकिन मैंने क्या बोला था, हमारा सिस्टम क्या है? सिस्टम इज बोट एंड मैन बोथ। तो ये दोनों आपस में फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एफ एक्सटर्नल जीरो, यानी इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो जीरो इक्वल टू मास ऑफ बोट कितना है बेटा? 120 kg। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट, वो निकालना है अपने को। तुम इस तरफ को पॉजिटिव मान लो, इस तरफ को नेगेटिव मान लो। इंसान इस तरफ कितना वेलोसिटी से छलांग मारा है? 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 60 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड। तुम यहाँ से देखोगे वेलोसिटी ऑफ बोट आ रहा है बेटा आपका -1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बोट इस तरफ आई 1 मीटर पर सेकेंड से। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? कोई भी डाउट नोट डाउन कर लो भैया।
देखो जो नेक्स्ट सवाल है, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is kept at rest. A bullet of mass 100 ग्राम is fired with velocity 100 मीटर पर सेकंड। पहली बार डायग्राम बना ले भाई, डायग्राम के बिना तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये ब्लॉक रखा हुआ है रेस्ट में और कोई फ्रिक्शन कुछ ऐसा चर्चा नहीं करी गई, फ्रिक्शन विक्शन कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है। अब बोला है द बुलेट स्टिक्स इनसाइड द ब्लॉक। एक बुलेट को फायर किया गया, बुलेट को कितना वेलोसिटी से फायर किया गया भाई, 100 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन है, मतलब बिफोर फायरिंग। देख भाई इनिशियल कंडीशन क्या है, मतलब सॉरी इनिशियल कंडीशन है कि बुलेट निकल चुकी है, निकल के इसमें घुसी नहीं है अभी तक, ये इनिशियल कंडीशन है। फाइनल कंडीशन क्या होगा, जब ब्लॉक के अंदर गोली धस जाएगी, ब्लॉक के अंदर ये गोली धस गई, ब्लॉक के अंदर गोली धस गई। अब बोला है कि ब्लॉक के अंदर गोली धस गई है तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। पहले तो खुद एक बात बता, जब गोली जाके ब्लॉक के अंदर धसेगी तो भाई ब्लॉक आगे जाएगा ना, कुछ एक वेलोसिटी से आगे जाएगा ना, सपोज तो वेलोसिटी दी है, हमें वही वेलोसिटी निकालना बोला है, तो ये फाइनल कंडीशन है। समझ में आएगी नहीं? अच्छा एक बार बता, इनिशियल कंडीशन ये, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है। अच्छा एक और बात भाई, पहले इनिशियल मोमेंटम लिख लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या है, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। व्हाट इज मास ऑफ बुलेट, 0.1 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट 100। What is mass of block? 0. Sorry, what is mass of block? 1 kg, है ना, into what is velocity of block? 0. समझ में? इनिशियल कंडीशन क्या है, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ ब्लॉक इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ ब्लॉक इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। समझ में आएगी नहीं? फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं। फाइनल मोमेंटम एक बार बता, जब एक बार गोली अंदर धस गई, गोली ब्लॉक के अंदर धस गई, तो गोली और ब्लॉक साथ में मूव करेंगे ना भाई, गोली और ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, साथ में किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, बी से। तो फाइनल मोमेंटम होगा मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू कॉमन वेलोसिटी बी। अब हो क्या रहा है, गोली ब्लॉक को धक्का दे रही है, ब्लॉक गोली को धक्का दे रही है, घूम फिर के बाद ये है कि दोनों आपस में फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मैं इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कर सकता हूँ। इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा 10, फाइनल मोमेंटम क्या है, मास ऑफ ब्लॉक कितना है बेटा 1, मास ऑफ बुलेट कितना है बेटा 0.1 इंटू वी, तो वी हो गया बेटा 10/1.1। इसकी जो भी वैल्यू आते चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है। ये हो गया। अब वो वाला पार्ट करते हैं। उस पार्ट में बोला है कि अगर जो गोली है वो ब्लॉक से निकल जाती दूसरी तरफ से, गोली अगर ब्लॉक से निकल जाती दूसरी तरफ से तो क्या होता। पहले आप लोग ये लिख लो, मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये मान ब्लॉक है अपना, ठीक है, गोली कितने वेलोसिटी से आ रही है भाई, 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ब्लॉक से टकराने के बाद मान ले ब्लॉक को ही चीर के चली गई, ब्लॉक को ही चीर के चली गई, तो गोली दूसरे एंड से कितना रफ्तार से निकल रही है, आधे वेलोसिटी से। इट्स कमिंग आउट फ्रॉम द अदर एंड विद हाफ द वेलोसिटी, मतलब इस बार 50 मीटर पर सेकंड से वो एस्केप कर गई। मतलब होता है ना यार, जरूरी थोड़ी है कि आपने गोली चलाई और गोली जाके ब्लॉक के अंदर ही जाए, हो सकता है ब्लॉक को आर पार करके निकल जाए, तो आर पार करके जब निकलेगी तो रफ्तार कम होगी ना भाई। तो रफ्तार कितनी कम हुई, 50 मीटर पर सेकंड हो गई, 50 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियस सी बात है ये ब्लॉक थोड़ी जगह में रहेगा, ब्लॉक को भी तो थोड़ा झटका फील हुआ है ना भाई, हाँ यहाँ से लगा यहाँ से निकला, झटका तो फील हुआ है, तो ब्लॉक थोड़ा आगे जाएगा। तो ब्लॉक के मान ले आगे जाने की वेलोसिटी हो गई स्मॉल बी। हमको क्या निकालने बोला है कि ब्लॉक किस वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ठीक है। एक बार मैं फोकस चेक कर लेता हूँ, इसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ, तब तक आप लोग ट्राई कर लो। देखो बच्चों वीडियो पॉज करके आप कभी भी ट्राई कर सकते हो, फ्रीडम आपके पास टोटल है। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बेटा, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है बेटा 100। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, अच्छा एक और चीज, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या है मेरे भाई 0, बात खत्म। फाइनल मोमेंटम बता, मास ऑफ बुलेट कितना है बेटा 0.1 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 50 मीटर पर सेकंड, उसी तरफ। समझ में आया कि नहीं, प्लस मास ऑफ ब्लॉक क्या है 1 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक v, दोनों को बराबर कर दे क्योंकि दोनों आपस में फोर्स लगा रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बोल कर सब चुका हूं। P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, मेरे हिसाब से होगा बेटा 5/1 इक्वल टू v, तो v आपका 5 मीटर पर सेकंड आएगा, मेरे हिसाब से आना चाहिए। बाकी कैलकुलेशन देख ले यार, वो 10 वो 5, यहाँ से ये 5 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकंड से वो जा रहा होगा उसका। समझ में आएगी, बढ़िया सवाल, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो। सवाल आपके सामने देख लो, 2 सवाल है, ट्राई करो खुद से करने का। पहला ये ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज कमिंग टुवर्ड्स यू विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। मतलब एक ब्लॉक है
एक ब्लॉक है, इसका वजन कितना है बेटा, कितना है वजन 1 kg, ठीक है। ये आपकी तरफ कितना स्पीड से आ रहा है बेटा, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आपके हाथ में बंदूक है, अब ब्लॉक आ रहा है आपकी तरफ ऐसे, मतलब थोड़ा ऐसा सीधा ऐसे करके आ रहा है। अब आपका काम क्या है, आपको ब्लॉक को रोकना है गोली मार के। ऑब्वियसली पता है, आप गोली मारोगे, अब ऐसा है कि गोली जब मारोगे तो गोली ब्लॉक के अंदर जाके धस जाएगी, ऐसा नहीं कि गोली निकल जा रही है पीछे से। वो चीज मैंने लिखा नहीं है, मान लो एग्जाम में लिखा हुआ आएगा या कहीं पे भी आपको बुक में क्वेश्चन मिलेगा तो लिखा हुआ आएगा वो चीज। गोली गई अंदर जाके धस गई, मतलब अंदर जाके रुक गई, तो फिर ब्लॉक इस तरफ आने लगा, इस तरफ आने लगा। अब इस तरफ जब आएगा, मैं एक गोली मारूंगा तो ब्लॉक का रफ्तार कम होगी कि नहीं थोड़ी, फिर और आई ब्लॉक, फिर मैंने एक और गोली मारी, फिर और कम होगी कि नहीं, तो फाइनली ब्लॉक रुक सकता है। तो मैं कितना गोली मारूं फिर ब्लॉक रुकेगा, समझ में आया, ये सवाल है। चल ये बता, मान ले मैंने n बुलेट मारी, कितना बुलेट मारा, n बुलेट मारी मान ले, तो n बुलेट मारी धसने से पहले, मतलब लगने से पहले मान ले, ठीक है। n बुलेट मारी तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बेटा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ऐसा कर तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान ले, ठीक है। जो हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा दैट विल बी व्हाट, मास ऑफ बुलेट कितना है, n इंटू 0.1, n इंटू 0.1 इंटू n इंटू 0.1 इंटू बेटा आपका क्या हो गया, कितना वेलोसिटी से जा रहा है ये बुलेट, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्लस इसका कितना होगा मोमेंटम, 1 इंटू वेलोसिटी कितना है, -50, क्योंकि इस तरफ आ रही है वो। तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम ये बता, जब गोलियां सारी लग जाएंगी, सारी की सारी गोलियां लग जाएंगी, तो ब्लॉक क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ब्लॉक किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, है ना। तो गोलियां भी जब ब्लॉक के अंदर इमेजिन कर, गोलियां भी तो ब्लॉक के अंदर धसी हुई है ना, तो फाइनली जब ब्लॉक रेस्ट में तो गोली भी रेस्ट में, यानी कि फाइनल मोमेंटम दोनों रेस्ट में, यानी कि फाइनल मोमेंटम 0। गोली ब्लॉक को धक्का दे रहा है, ब्लॉक गोली को धक्का दे रहा है, इन शॉर्ट पी इनिशियल इक्वल टू आपका पी फाइनल हो जाएगा। सीधा अप्लाई करो, इनिशियल मोमेंटम कितना है बेटा, 10n माइनस 50 इज इक्वल टू 0, n इक्वल टू 5, यानी कि 5 गोली मारने से ये काम हो जाएगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर मैं एक साथ 5 गोली थोड़ी मार दूंगा, एक एक करके मारूंगा, तो एक गोली जाने के बाद क्या इम्पैक्ट होगा, 2 गोली जाने के बाद क्या इम्पैक्ट होगा। बेटा आप एक एक करके मारो या 5 एक साथ मारो, बात एक ही है। अब एक एक करके मारो, ऐसा करो, एक गोली मारो, फिर इसमें निकालो इसका न्यू वेलोसिटी क्या होगा, फिर दूसरी गोली मारो, फिर निकालो कितना न्यू वेलोसिटी होगा, तीसरी गोली मारो, फिर निकालो न्यू वेलोसिटी क्या होगा। 5 गोली मारने के बाद देखो न्यू वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। वो आप ट्राई कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ये सवाल खत्म हुआ। नेक्स्ट है, ए बॉम्ब ऑफ मास 5 kg breaks into 3 parts of mass 2 kg, 2 kg and 1 kg. The 2 heavier parts move at right angle with velocity 10 मीटर। पहले आप लोग ये पढ़ लो, तब मैं इसको मिटाता हूँ, क्योंकि अपने को यहाँ पे चाहिए होगा ना, ये जगह अपने पास निकल के आ जाएगी, जगह अपने पास निकल के आ जाएगी भाई। देखो भाई, बोला ये है, ये बोला है ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, 5 kg का ब्लॉक है जो 3 हिस्सों में टूट रहा है। वो 3 हिस्से क्या है बेटा, 2 kg, 2 kg और 1 kg। मान ले ऐसा कुछ है, मान ले ये 2 kg, ये 2 kg और ये आपका 1 kg, मान ले, ठीक है। मान ले ऐसा कुछ है, अपने को ज्यादा ये मान ले। द 2 heavier block move at right angle with velocity 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड। अब ये सब कुछ ग्राउंड में हो रहा है, ग्राउंड में हो रहा है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये मान लो जमीन है, फैन चल रहा है मेरा, टेबल फैन, इमेजिन कर लो ये जमीन है, ठीक है। ये जमीन है, यहाँ पे बॉम्ब रखा हुआ है, यहाँ पे बॉम्ब रखा हुआ है, तो बॉम्ब का एक हिस्सा इस तरफ गया, एक हिस्सा इस तरफ गया, समझ में, सब कुछ जमीन में हो रहा है। बॉम्ब के जो पार्टिकल की वेलोसिटी है सब जमीन के ऊपर है, ऐसा नहीं कि हवा में उड़ रहा है, हवा में कुछ नहीं उड़ रहा है, ठीक है। तो देखो भाई, ये दोनों इस तरफ गया। अब बोला है कि 1 kg मास का वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, अपने को आइडिया है नहीं। ये बता, इनिशियली जब बॉम्ब नहीं फटा था तब हर पार्टिकल रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम 5 kg का 5 kg रेस्ट में है, समझ में आया। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो फाइनल मोमेंटम ऐसा देख, ठीक है, बता, तो फाइनल मोमेंटम भी तो 0 होना चाहिए ना भाई। अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, क्योंकि बॉम्ब जब फटता है तो अपने अंदर के रिएक्शन के लिए फटता है, तो वो इंटरनल फोर्स हुआ। तो इंटरनल फोर्स के लिए
इंटरनल फोर्स हुआ तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो मोमेंटम कंजर्व, यानी कि इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। अच्छा एक बार देखते हैं इसका मोमेंटम, ये 10 मीटर पर सेकंड, ये 10 मीटर पर सेकंड, 2 kg 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो इस तरफ मोमेंटम कितना है, 2 × 10 कितना 20 kg मीटर पर सेकंड, इस तरफ कितना 20 kg मीटर पर सेकंड। अब ये मत बोलना 20 kg मीटर पर सेकंड कैसे आया यार, मास इनटू वेलोसिटी किया है। ये दोनों का मोमेंटम इस तरफ है, तो इन दोनों का नेट मोमेंटम इस तरफ होगा ना भाई। नेट मोमेंटम इस तरफ होगा, कितना होगा बेटा बता, 20√2 मीटर पर सेकंड। तो खुद एक बात बता, अरे 20 और 20 पता है ना वेक्टर सम, ये मत बोला 20√2 कैसे आया, वेक्टर सम है बेटा, दोनों 90 डिग्री में 20 से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बोला है अगर ये 20√2 से जा रहा है तो तीसरा मास ऐसे जाएगा ना भाई, उसका भी मोमेंटम कितना होगा 20√2 kg मीटर पर सेकंड, इसका भी कितना होगा 20√2 kg मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन अच्छे से, दोबारा बोलता हूँ देख। सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या होना चाहिए, जीरो। अब हो क्या रहा है, दो पार्टिकल इस तरफ जा रहे हैं तो तीसरा पार्टिकल कहाँ जाएगा, ये बता। दो पार्टिकल को मान तो एक ही पार्टिकल मान ले, क्या मैं बोल सकता हूँ दो पार्टिकल ऐसे जाना, या 2 kg इस तरफ 2 kg इस तरफ, या हम ऐसा बोल सकते हैं 4 kg इसके वेक्टर सम की तरफ जाना, वो भी तो बोल सकते हैं। 4 kg इसके वेक्टर सम की तरफ जाना, वो भी तो बोल सकते हैं। यानी कि नेट मोमेंटम, दो मोमेंटम इस तरफ है तो नेट मोमेंटम आपका इस तरफ हो गया। अगर नेट मोमेंटम इन दोनों का इस तरफ है तो तीसरा पार्टिकल का मोमेंटम पक्का ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और सेम होना चाहिए, ताकि कैंसिल कर दे। क्यों कैंसिल करें, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, जीरो। दोबारा बताता हूं देख, ये तो पार्टिकल है, ये दोनों पार्टिकल का मोमेंटम इस तरफ है, तो दोनों का वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, इस तरफ हो गया। ये वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम हो गया, यानी कि अब इस मोमेंटम को भूल जाओ, इस मोमेंटम को भूल जाओ, इस मोमेंटम को भूल जाओ, इस मोमेंटम, यानी कि इन दोनों का नेट मोमेंटम इस तरफ है, तो तीसरा पार्टिकल का नेट मोमेंटम इस तरफ होना चाहिए ना भाई, ताकि कैंसिल कर दे। कैंसिल करेगा तभी तो फाइनल मोमेंटम जीरो होगा, समझ में आया कि नहीं। तो 1 kg का मोमेंटम कितना आया, 1 kg का मोमेंटम कितना है बेटा 20√2, तो कहना इससे 20√2 इज द मोमेंटम ऑफ 1 kg इज इक्वल टू 1 kg इंटू इट्स वेलोसिटी, 1 kg इंटू इट्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना है बेटा 20√2 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं, बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल था, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को एक और बात, नहीं ये इतना वही रखते हैं इसको, और क्या ही बताऊं इसमें, ठीक है। आप एक और सवाल कर सकते हो, अगर बोलता है कि द टू हेवियर पार्ट्स मूव एट 120 डिग्री विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, इन राइट एंगल की जगह 120 डिग्री करके देखो आंसर क्या आता है, ठीक है। वो आपके ऊपर, आप निकालो, ठीक है। चलो तो बच्चों ये बोला गया है कि ए बॉम्ब ऑफ मास 5 kg, शायद आपको ये 5 kg वाला पार्ट रिफ्लेक्शन पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप लिख सकते हो, मैं रीड आउट कर रहा हूँ। ए बॉम्ब ऑफ मास 5 kg इज थ्रोन अप विद 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि बॉम्ब को ऊपर की तरफ फेंका गया, कितने रफ्तार से बेटे 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। बोला एट हाईएस्ट पॉइंट इट ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स ऑफ मास 2 kg एंड 3 kg। वो सब में बाद में जाएंगे, पहले देखते हैं कितना ऊपर गया, कितना ऊपर गया, कितना ऊपर गया बेटा। फॉर्मूला क्या है, H इक्वल टू U²/2g। अब आपको अगर उत्तर ला के करना है कर लो बेटा, 20 मीटर पर सेकंड से किसी बॉडी को ऊपर फेंकता हूं तो कितना ऊपर जाती है आप निकाल सकते हो, ये मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, U कितना है बेटा हमारा 20 मीटर पर सेकंड, 20 × 20 डिवाइडेड बाई 2 × g 10, आंसर आ गया 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर ऊपर जाएगा ये। तो इसको भूल जा अभी, ये कितना ऊपर गया बेटा 20 मीटर, ठीक है। अब 20 मीटर ऊपर एकदम मैक्सिमम हाइट में जाके क्या हुआ कि ये दो टुकड़ों में टूट गया, कितना टुकड़ा 3 kg और 2 kg वाला टुकड़ा में, तो इसको मान ले दो टुकड़ों में टूट गया, ठीक है। ये हो गया आपका बेटा 3 kg और ये हो गया 2 kg, ठीक है। अब हैवियर मास को, हमारा बॉम्ब है ना, धमाका हुआ तो ऐसे हुआ, देख ये बॉम्ब है, मान लो ये बॉम्ब है ऊपर आया, ये बॉम्ब है ऊपर आया मैक्सिमम हाइट में पहुंचा, 3 kg 2 kg, 3 kg वाला कितना हॉरिजॉन्टल स्पीड में ला उसको बेटा 4 मीटर पर सेकंड, 3 kg इस तरफ गया 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 kg वाला भी तो इस तरफ जाएगा ना कुछ एक रफ्तार से, कितना से जाएगा वो हम निकालेंगे और उसमें अच्छे से डिस्कशन भी करेंगे। फाइनली 2 kg यहाँ जाके गिरेगा, 3 kg यहाँ जाके गिरेगा और 2 kg का यहाँ जाके गिरेगा, है ना। तो बोला जब फाइनली दोनों जमीन में गिर जाएंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अच्छा सवाल है, उतना कठिन नहीं है लेकिन अच्छा सवाल है। अब मैं बताता हूँ, सुनो सॉल्व कैसे करोगे। पहली बात, मैक्सिमम हाइट में जब पहुंचा
पहले ये सोचते हैं कि हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हाँ लगा सकते हैं, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे नहीं लगा सकते। हालांकि जो लोग दोनों पार्टी में हो दोनों ही सही है। क्यों सही हो बताता हूँ। एक बार बता, ग्रेविटी लग रहा है कि नहीं बॉडीज में? बिल्कुल लग रहा है। ग्रेविटी किस तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होता है कि नहीं? हाँ होता है। मैंने बताया था कि नहीं, वेट ऑफ ए बॉडी इज व्हाट? इट्स एन एक्सटर्नल फोर्स। ग्रेविटी अगर एक्सटर्नल फोर्स है, ग्रेविटी अगर एक्सटर्नल फोर्स है, तो ग्रेविटी अगर लग रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो क्या मोमेंटम कंजर्व्ड है? नहीं, मोमेंटम कंजर्व नहीं है। इसीलिए जब मैं एक मार्कर को ऊपर से छोड़ता हूं तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? अभी इसका मोमेंटम कितना है? मास 0, वेलोसिटी 0। छोड़ दिया, मास जब मेरे हाथ में टकराने वाला था तब मास तो सेम था, लेकिन वेलोसिटी बढ़ गया था कि नहीं? तो देख, जब मैं बॉडी को ऊपर से छोड़ता हूं तो मोमेंटम बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। क्यों बढ़ती रहती है? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है, मोमेंटम कंजर्व नहीं है। लेकिन अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, यानी कि मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, मैंने क्या बताया था? एक्स एक्सिस में ग्रेविटी लगती है क्या? नहीं लगती। इनफैक्ट मतलब ये तो हम लोग प्रोजेक्टाइल में डिस्कस कर चुके हैं। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 होता है, तो एक्स एक्सिस में ग्रेविटी का कोई कंपोनेंट नहीं लग रहा। सिर्फ एक्स एक्सिस में ग्रेविटी का कोई कंपोनेंट नहीं लग रहा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्स एक्सिस में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इज कंजर्व्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए अभी तक हम जितना सवाल कर रहे थे ना, इसके बारे में जितना सवाल किया था, सब में हॉराइजॉन्टल मोशन कंसीडर किया था, वर्टिकल मोशन कंसीडर ही नहीं किया था। क्योंकि वर्टिकल मोशन हम कंसीडर कर ही नहीं सकते भाई। वर्टिकल मोशन में तो धरती माता आ गई ना, धरती माता एक्सटर्नल फोर्स है, तो वाई एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है, एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, इन अर्थ लिख देना, या इन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। तो एक बार बता, वाई कंपोनेंट में ग्रेविटी नहीं लगा सकते, एक्स कंपोनेंट में लगाते हैं। जब बॉडी एकदम ऊपर गया, तो उसका y कंपोनेंट की वेलोसिटी को भूल जा। x कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या थी? 0। जब थ्रू आउट पाथ ही x कंपोनेंट की वेलोसिटी 0। जब प्रोजेक्टाइल को हम ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर से नीचे आता है, तो x कंपोनेंट में कहीं भी वेलोसिटी है क्या? नहीं, क्योंकि x कंपोनेंट में वेलोसिटी होती तो बॉडी उस तरफ आगे बढ़ती, नहीं बढ़ी, यानी x कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या है? 0। यानी इनिशियल मोमेंटम अलोंग x इज व्हाट? 0। और वी कैन से 5 into 0। फाइनल मोमेंटम अबाउट x क्या होगा? ये कितना है बेटा? 3 kg। ये कितना है बेटा? 2 kg। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसा, अगर इसको पॉजिटिव मान ले, इसको नेगेटिव मान ले, ठीक है, बोल सकता हूँ कि नहीं? 3 into 4 इसका मोमेंटम प्लस 2 into v इसका मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो मेरा v कितना आ रहा है बेटा? मेरा v शायद आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। माइनस में व्हाट डज माइनस इंडिकेट? माइनस इंडिकेट की पार्टिकल इस तरफ जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, यानी कि हमें फाइनल निकल चुका है 3 kg 4 मीटर पर सेकेंड जाएगा, ये 6 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। हमें निकालना क्या है? फाइनली दोनों कितना दूर होता है। अच्छा, क्या बता, फाइनली कितना दूर होंगे? क्या ये हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है? तो और ये क्या है बेटा? रेंज r1। ये क्या है बेटा? रेंज r2। समझ में आया कि नहीं? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u√/2h/g। भूल गए कि यार कितना वेलोसिटी से हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है? ये 4 मीटर पर सेकंड। √2 into h क्या है बेटा? कितना हाइट से फेंका? 20 मीटर। याद है 20 मीटर कैलकुलेट किया था, डिवाइड बाय g कितना है? 10। तो ये आप बेटा आपका हो गया 4 into 2 8 मीटर। हाँ 8 मीटर। R2 कितना होगा? u√2h/g। u कितना है बेटा इसका? 6। h कितना है बेटा? कितना है? अरे हाइट कितना है? 20, सॉरी, डिवाइड बाय g 10। ये हो गया बेटा 4। 6 into 2 ये हो गया 12 मीटर। तो ये 12 मीटर, ये 8 मीटर, तो टोटल आंसर कितना हो गया? 20 मीटर। बहुत बढ़िया, सिंपल सवाल है, उतना कठिन नहीं है, लेकिन लॉजिक है बहुत ज्यादा इसमें, बहुत ज्यादा लॉजिक है, बहुत ज्यादा लॉजिक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, मैंने मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपको अभी तक 6-7 सवाल तो कराई दिए होंगे। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, इससे अगर बोर्ड्स लेवल की बात करते हो, बोर्ड्स लेवल की बात करते हो, तो बेटा ये सब तो नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। बोर्ड्स लेवल में वही गोली चलाई, बंदूक कितना पीछे आया, या मैक्सिमम वो जो बताया था ना, एक ब्लॉक आ रहा है, तुम कितना गोली मारोगे, उस सवाल तक मैक्सिमम आता है, उससे ज्यादा कठिन नहीं आता। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं तो ये बस शुरुआत है, ये बस शुरुआत है, मान लो ये लेवल बस स्टार्टिंग लेवल है, मान लो आप लोग, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल में मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो आपका 5-6 चैप्टर के बाद एक चैप्टर आएगा सेंटर ऑफ मास, एक चैप्टर आएगा सेंटर ऑफ मास, उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फिर से पढ़ाया गया है, और असलियत में वहां पे हम पूरी तरीके से पढ़ाते हैं। तो अच्छे लेवल के जितने सम्स है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, वो सारे के सारे कहा करेंगे बेटा? सेंटर ऑफ मास और कॉल्यूशन। एक चैप्टर है, मतलब एक चैप्टर का नाम
एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम तो पता नहीं, वो टॉपिक का नाम है कॉलिशन और सेंटर ऑफ मास, ठीक है। कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी तो मैटर होगा ना, कुछ ऐसा, हाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टी तो मैटर ऐसा कुछ होगा। तो जो भी है प्रॉपर आपका इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं वहां पे कराऊंगा आपको। और उम्मीद ये है कि बेटा तब तक अगर हमारा लॉकडाउन खुलता है, आई होप, अभी कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त ना, अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर में अगर लॉकडाउन खुलता है और काछार की स्थिति, कछार जो हमारा बराक वैली वाटर यू कॉल इट, इसकी स्थिति अगर अच्छी रहती है, मतलब क्लास कराने लायक रहती है, या इन शॉर्ट मान लो वैक्सीन आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, या इन एनी कंडीशन अगर क्लासेस रिज्यूम होने का हालत रहता है, तब वो चैप्टर अगर पढ़ाऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि आपको मैं फिजिकल क्लास आप लोग जानते हो यार बहुत एडवांटेज है उसमें एज कम्पेयर टू वीडियो क्लासेस, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अच्छे लेवल के सवाल इन शॉर्ट उस चैप्टर में आएंगे। 4-5 चैप्टर के बाद सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिशन करके एक चैप्टर होता है, उसमें आएगा वो, और बढ़िया लेवल से कराते हो, आगे बहुत अच्छे लेवल की जाएंगे। तो अभी आप बस बेसिक लेवल का करो, फिर बूस्ट लेवल का करो, वहां पे हम अच्छे लेवल का करेंगे, ठीक है बेटा। चलो तो बच्चों सेकंड लॉ का, न्यूटन से सेकंड लॉ है, उसका लास्ट टॉपिक है इम्पल्स, ठीक है। तो इम्पल्स क्या बोलता है, कुछ नहीं है बेटा, है बकवासी चीज है, बता रहा हूँ ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बकवासी चीज है, एक बार देख ले क्या है। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी बाई डी टी होता है, बेसिक सेकंड लॉ। डी टी को उस तरफ लेके जा, एफ डी टी इक्वल टू डीपी हो गया, ठीक है। इंटीग्रेट कर दे, इंटीग्रेशन सिंबल लगाया, यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है बेटा, dt, यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, dp, तो लिमिट भी उस अकॉर्डिंग लगेगा। मान ले एक बॉडी है, उसका इनिशियल मोमेंटम pi था, फाइनल मोमेंटम pf था, pi टू pf, इनिशियल टाइम t1 था, फाइनल टाइम t2 था, तो t1 से t2। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, फोर्स अगर इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, फोर्स अगर इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, फोर्स अगर इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, t, t1 से t2 तक, dp का इंटीग्रेशन क्या होता है, p, p इनिशियल से p फाइनल तक। समझ में आ रहा है कि नहीं, p इनिशियल से p फाइनल तक। अब मेरी एक बात बता, लिमिट लगा दिया f, ये कितना हो जाएगा बेटा, f t2 माइनस t1 इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर सिंबल में लगाना भूल गया, लगा लो, कोई बड़ी बात नहीं है, जितना वेक्टर हटेगा वेक्टर सिंबल लगा ले भाई। तो f डेल्टा t, t2 माइनस t1 को मैंने डेल्टा t माना, pf माइनस pa को डेल्टा p माना, बस खत्म। ये जो बेटा फोर्स इंटू टाइम जो चीज है ना बेटा, या चेंज इन मोमेंटम, उसी को इम्पल्स कहते हैं। अच्छा, मास इंटू वेलोसिटी को क्या कहते हैं, मोमेंटम। चेंज इन मास इंटू वेलोसिटी को क्या कहते हैं, इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम ना, मोमेंटम तो है अपना, चेंज इन मोमेंटम क्या है, इम्पल्स, बस बात खत्म। समझ में आया कि नहीं, बस इम्पल्स, बात खत्म, ठीक है। अब हर चीज को इम्पल्स से एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने, सेम ही बात है ना बेटा, घूम फिर के एक ही बात है। तो इम्पल्स क्या होता है बेटा, इसको जे से डिनोट करते हैं, इट इज गिवन एज एफ इंटू फोर्स इंटू टाइम डेल्टा पी, पी माइनस पी इनिशियल। इन शॉर्ट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा फील देता हूँ इम्पल्स का सिग्निफिकेंस क्या है। देख, इम्पल्स को डिफाइन ऐसे किया गया, जब एक बहुत ही ज्यादा फोर्स, बहुत ही बड़ा फोर्स बहुत ही छोटे टाइम के लिए लगे, तो वो बॉडी के मोमेंटम में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। सुनो अच्छे से, दोबारा बोल रहा हूँ। जैसे मैं तेरे को एग्जांपल है, क्रिकेट बॉल आई, मान क्रिकेट बॉल आई, एक फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। क्रिकेट बॉल आई, मैंने स्ट्रेट मारा बॉल को, मैंने स्ट्रेट मारा घुमा के बॉल को। तो एक बार बता, बॉल का मोमेंटम इनिशियली मान ले ईस्ट डायरेक्शन में था, ये ईस्ट है, मान ये वेस्ट है, मान ले ये वेस्ट है, मान ले बॉल का डायरेक्शन इनिशियली वेस्ट में था, मैंने बैट से मारा, बॉल का डायरेक्शन ईस्ट में चला गया, तो बॉल ने तो देख अपना मोमेंटम कितना बदला, डायरेक्शन सब बदल ली, और वेलोसिटी भी कितनी बदल गई, तो बॉल की मोमेंटम में कितना बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन अच्छे से देखेगा तो बैट ने बॉल को कितने टाइम के लिए हिट किया, बहुत कम टाइम के लिए। बॉल आई 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 तक बहुत कम टाइम के लिए कॉन्टैक्ट में थी, बहुत कम टाइम के लिए कॉन्टैक्ट में थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, बैट ने बॉल के साथ बहुत कम टाइम के लिए कांटेक्ट में था, लेकिन फोर्स इतना ज्यादा लगाया कि बॉल के मोमेंटम में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो दैट फोर्स विच चेंजेस द मोमेंटम बाय ए लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंपल्सिव फोर्स। एंड द प्रोडक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स एंड द टाइम टेकन व्हाइल चेंजिंग द मोमेंटम इज कॉल्ड आपका इंपल्स। समझ में आया कि नहीं। इंपल्सिव फोर्स क्या है, बैट ने जो बॉल पे फोर्स लगाया, अब बैट ने बॉल पे कितने टाइम के लिए फोर्स लगाया, कुछ एक मिली सेकंड के लिए लगाया होगा, तो दैट फोर्स इनटू मिली सेकंड व्हाटएवर द टाइम दैट इज, दैट्स कॉल्ड इंपल्स। समझ में आया कि नहीं, ये ऐसे डिफाइन किया गया। हालांकि डेफिनेशन ऐसे बकवास चीज है, कोई मतलब नहीं अपने को, सबसे फालतू चीज है। इन शॉर्ट आपका बात है। अब आप बोलोगे सर इसमें सवाल कराओ, देख मैं एक सवाल कराता हूँ तेरे को, इसके बाद तेरे को खुद समझ में आ जाएगा कि सर कराने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देख, मान लो एक बॉल आया,
एक बॉल आया, इसका मास m है, वेलोसिटी v से टकराया, टकरा के वापस सेम पाथ में गया। तो सेम पाथ में यहाँ से दिखा रहा हूँ, हालांकि आपको खुद भी पता है कि बॉल उसी पाथ में आई होगी, मैं नीचे दिखा रहा हूँ जस्ट टू रिप्रेजेंट। तो ये बता, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान। इनिशियल मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम क्या है? मास इनटू माइनस वेलोसिटी, क्योंकि बॉल इस तरफ जा रही है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है बेटा? चेंज इन मोमेंटम क्या है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, माइनस एम वी, ये कितना हो गया बेटा? -2 mv। तो चेंज इन मोमेंटम आपका -2 mv आ रहा है। खुद एक बात बता, चेंज इन मोमेंटम -2 mv है, तो व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। तो -2 mv इज द, क्या कहता है, -2 mv इज योर इम्पल्स। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? कोई भी डाउट? तो बेटा ऐसे बचकाने सवाल आता है, ये सवाल थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करेगा हो जाएगा। और ये सब तो तुम कर ही चुके हो। चेंज इन मोमेंटम तो निकालना मैंने कितना सिखाया तुम लोग को, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस करना है, ये तो करना आता है तुम लोग को। बॉल एंगल में गिरेगा उसके लिए भी मैं करा चुका हूँ, तो ये सब तुम लोग कर चुके हो। तो ये सब आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा, आप लोग खुद कर सकते हो। इसी के साथ हमारा सेकंड लॉ खत्म होता है। लेकिन एक चीज पढ़ाना मैं भूल गया, एरिया अंडर एफटी ग्राफ। एरिया अंडर एफटी ग्राफ देख क्या है, ये बता, y और x का एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करता था? y इंटू एक्स करता था कि नहीं? y इंटू एक्स करता था। मत भूल, देख मैथमेटिकल टूल्स में जो जो चीज पढ़ाया ना बेटा, हर चीज काम आने वाला है। तो मुझे अगर किसी ग्राफ का एरिया निकालना है तो मैं y इंटू एक्स करूंगा। तो y इंटू एक्स क्या है? फोर्स इंटू टाइम। व्हाट इज फोर्स इंटू टाइम? व्हाट इज फोर्स इंटू टाइम? इट्स चेंज इन मोमेंटम, और वी कैन से इंपल्स। तो एरिया अंडर एफटी ग्राफ गिव्स अस व्हाट? इंपल्स। इट गिव्स अस व्हाट? इंपल्स। आया कि नहीं समझ में बेटा? आया कि नहीं समझ में? ठीक है, तो इसके भी कुछ सवाल होते हैं, इसके भी सवाल तुम लोग कर ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन देगा, देख मैं बताता हूँ कैसा क्वेश्चन देगा। ये ग्राफ है ना, ऐसा दे देगा क्वेश्चन, बोलेगा व्हाट इज द इंपल्स। अबे एरिया निकालना है बे, कराने का जरूरत है क्या? मुझे कराने का जरूरत है? कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं कराऊंगा तो बेकार में टाइम वेस्ट लगेगा आप लोगों को, सच बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग, मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, होमवर्क आपसे आप लोग एरिया अंडर ग्राफ निकाल लेना और मोमेंटम, सॉरी, इंपल्स के भी सवाल कर लेना, कर सकते हो, आसान चीज है।